तो आज तारीख है 8 जनवरी, और 8 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी हमारे इंडिया की लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जितनी भी ऐसी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम में किसी की भी जानने के लिए ज़रूरी हैं वो सब कवर करेंगे। तो आज की अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो यही आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो क्राइटेरिया है 8 लाख का ईडब्ल्यूएस के लिए वो उसने मान लिया है। और बाय द वे जो नीट की प्रोसीडिंग थी, काउंसलिंग रुकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ ये काउंसलिंग बढ़ाओ आगे, और 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो मान लिया। इस पर अपन अभी और बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है जो 7 दिन की क्वारंटाइन की कह दिया है कि 11 जनवरी के बाद कोई भी इंडिया आएगा जो बाहर से आता है उसको 7 दिन क्वारंटाइन होना जरूरी है। एक न्यूज़ आई है वही है एनएसओ को लेके कि फाइनेंशियल ईयर 21 है उस पर एनएसओ की ग्रोथ का डाटा आया है, इसको भी डिटेल में बात करेंगे हम। एक कैपिटल में लॉकडाउन नहीं होगा ऐसा आश्वासन दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कि मतलब जो रोजगार वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो लोग अपने घर ना लौटें अब की बार। अभी लॉकडाउन अभी हाल में तो कोई सी नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो रामेश्वरम के टेम्पल को लेकर फोटो आई है कि पूरा खाली पड़ा है बिकॉज ऑफ ये कोरोना के। और हाँ, एक न्यूज़ आई है जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हम लोग देखते हैं उसको लेके आई है कि जो मदर टेरेसा का था उसका एफसीआरए जो नहीं मिल रहा था, एट द एंड हम देखते हैं यूके में भी डिबेट हो गई इसको लेके, तो एट द एंड सरकार ने दे ही दिया एफसीआरए का। तो ये एक न्यूज़ आई है। और एक आई है बुली ऐप को लेके कि जो बुली ऐप्स को लेके अभी सरकार क्रैकडाउन कर रही है ना कि लोगों को पकड़ रही है, तो उसमें अभी एक लड़का पकड़ा गया है। वो बेचारा वो अकेला रहता था, रूम में अकेला रहता था, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, और वो ऐसे काम कर रहा था तो पकड़ा, तो उसको लेके प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मतलब घर वाले मानने को ही तैयार नहीं है क्योंकि ये ऐसा कर सकता है। तो ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो एक तो ये आई है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख का क्राइटेरिया मान लिया है ईडब्ल्यूएस को लेकर। और जो नीट की काउंसलिंग है उसको लेकर हम लोग देखते हैं धरने प्रदर्शन हो रहे थे, टीचर्स को पीटा भी गया, तो वो नीट की काउंसलिंग आगे प्रोसीड करने की कह दी है। बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 8 लाख का जो क्राइटेरिया है इसको फिर से रिविजिट किया जाएगा, मार्च में किया जाएगा, बट अभी जो नीट की काउंसलिंग रुकी हुई है इस वजह से तो लोगों का साल बर्बाद हो जा रहा था, तो ये ना हो तो इसलिए कह दिया है कि इसको चलने दिया जाए। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है अभी एनएसओ के डाटा को लेकर। देखो फाइनेंशियल ईयर जो 2022 है इसमें एनएसओ ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ तकरीबन 9.1% रहेगी, 9.2% रहेगी इस साल। जो पिछले साल हम लोग देखते हैं -7.3% थी। तो अगर असलियत में देखा जाए ना तो वो माइनस को जीरो भी लाना होगा, और इस साल की भी देखा जाए तो तकरीबन 1.9% ही रहेगी। बस ये है कि आई कैचिंग हो जाता है ना कि 9.2% की 9.2% तक बढ़ जाएगी। अरे वो बढ़ेगी तो पहले -7 से 7.3 से जीरो भी तो आएगा। तो वही है कि 1.9% तकरीबन रहेगी अगर बोला जाए तो। और ये डाटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो हम जानते हैं एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, और जो रंगराजन कमेटी थी उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और एनएसओ पिछले साल हम देखते हैं 2 ऑफिस होते थे, एनएसएसओ और सीएसओ, ये स्टैटिकल ऑफिस होते थे हमारे इंडिया के जो सर्वे वगैरह करते थे। एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को मिला के अब एक ऑफिस बना दिया गया है इंडिया में, एनएसओ, दैट्स ऑल। और एनएसओ के जितने भी डाटा आते हैं ज़्यादातर हमारी केंद्र सरकार ऐसे नकार देती है सीधा, जबकि खुद की ही पॉलिसी है, लेकिन ठीक है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कह दिया है कि जो लॉ कमीशन है उसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आगे क्या करना है इस पर बात होगी। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, बेसिकली जो पर्सनल लॉस बने हुए हैं, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, इन लॉस को हटा के सबके लिए एक समान एक लॉ ला देना, ये है यूनिफॉर्म सिविल लॉ। और बाय द वे आर्टिकल नंबर 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये आता है, डीपीएसपी में बेसिकली, कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए इंडिया में। अभी अगर देखा जाए कहीं पे लागू है तो हाँ अभी केवल गोवा में लागू है। हम जानते हैं जो पोर्चुगीज का यूनिफॉर्म सिविल कोड था 1867 का, उस वजह से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी लागू है। जो गोवा में कोई किसी भी धर्म का हो, उनके मैरिजेस को लेके, डिवोर्स को लेके, इनकम को लेके कोई अलग अलग लॉस नहीं है। अब इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ज़्यादा कहाँ से उठी है, तो 1985 में जो शाह बानो केस था, जब शाह बानो ने अपने पति से डिवोर्स होने के बाद में मांगी थी संपत्ति में अधिकार, तो वो देने से मना कर दिया गया था क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत वो नहीं आता। तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज़्यादा हो गया था। और वही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाएगा, कानूनों का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, जेंडर जस्टिस मिलने लगेगी हर किसी को, ये कुछ बातें कही जाती हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मेटल रेप को लेकर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अजीब बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेटल रेप के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन
एज एन मैरिटल रेप पहले से कानूनों में है दूसरे तरीके से। अभी कैसे है, जो आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन नंबर 498A में ये कहा जाता है कि क्राइम टू क्रुएलिटी आते हैं उसमें बेसिकली। तो अगर अगर बात की जाए मेटल रेप की, तो वो भी क्राइम टू क्रुएलिटी के अंतर्गत ही आता है, और आर्टिकल नंबर 498A में क्राइम टू क्रुएलिटीज दिए गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग मेटल रेप्स को अलग से लिखें। अब इसको लेके इन्होंने डिबेट शुरू कर दी, अब इसको लेके और भी डिबेट होगी, अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब ये है कि नहीं है, इस पर होगी डिबेट। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये आंध्र प्रदेश को लेके कि आंध्र प्रदेश ने अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ा के 62 कर दिया है, और इससे इसको करने के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, फाइनेंशियल बर्डन आंध्र प्रदेश सरकार पे। देखो होता क्या ना, सरकारें ये रिटायरमेंट की एज वगैरह बढ़ाती किस लिए, बेसिकली अपने जो पॉलिटिकल फायदे हैं उनके लिए। वरना अगर एक नॉर्मली देखा जाए तो 60 साल एक इंसान के लिए बहुत होते हैं। एक 60 साल में इंसान जितनी भी प्रोडक्टिविटी अपनी एक जॉब में दे सकता है 60 साल में उतनी दे चुका होता है, उससे आगे जरूरत नहीं होती। अब ठीक है, जो भी है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश 1956 में पहला राज्य बना था। हम लोग जानते हैं भाषाई आधार पर अगर बनने वाला भारत का पहला कोई राज्य तो आंध्र प्रदेश है 56 में। उसके बाद में अमरावती इसकी कैपिटल है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो है उसके हेड, इस समय हेड है। लोकसभा में आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और टोटल विधानसभा में बात की जाए तो 175 सीटें हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड को लेके, कि अभी जो समन्वी है 12th क्लास की एक लड़की है, उसको म्यूजिक के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड मिला है। बात है किसे मिला है ये हमें जानना जरूरी नहीं है, न्यूज में MS सुब्बुलक्ष्मी है तो हमें MS सुब्बुलक्ष्मी कौन है इनके बारे में जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो 1916 में MS सुब्बुलक्ष्मी का मदुरई में जन्म हुआ था। इन्होंने तकरीबन 70 साल तक गाने गाए हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली अगर सिंगर कोई है तो भी वे यही है। रीजनल, ट्रेडिशनल, साउथ इंडियन गाने इन्होंने बहुत सारे गाए हैं, और पहली महिला सिंगर जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया की तरफ से परफॉर्म किया था तो 1966 में MS सुब्बुलक्ष्मी ने ही किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया है, कुछ 10 करोड़ डॉलर कमाए हैं, वो सारे के सारे पैसे पूरे के पूरे डोनेट कर दिए थे लोगों की भलाई के लिए। तो ये सब सीन भी है। तो दैट्स ऑल, बस यही था न्यूज़ में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही कजाकिस्तान को लेके, कि कजाकिस्तान में वहाँ की सरकार के द्वारा शूट टू किल का ऑर्डर लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली उनका कहना है कि हमारे जो उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं कजाकिस्तान में, वहाँ पे टेररिस्ट भी आ गए हैं, तो इनके खिलाफ शूट टू किल का ऑर्डर लॉन्च कर देना चाहिए। तो उनकी कमेटी ने कहा था तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। बाद में सरकार तो वहाँ पे है नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसने कहा था प्रेसिडेंट से कि लॉन्च कर देना चाहिए ऐसा ऑर्डर। और कजाकिस्तान पे बाद में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो शाम तक आएगा जहाँ तक है डिटेल में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सिडनी पॉलिटेयर को लेके। अब सिडनी पॉलिटेयर कौन है? सिडनी पॉलिटेयर पहले ब्लैक मैन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। हम देखते हैं एलिस ऑफ द फील्ड एक नाम की मूवी है, उसके लिए इन्हें पहला ब्लैक मैन के रूप में इन्हें पहला ऑस्कर मिला था 1963 में, और इनका अभी निधन हो गया है। तो बस न्यूज़ में केवल यही था। और ऑस्कर की बात करें तो 1929 में ऑस्कर शुरू हुए थे। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट एंड साइंस इसको द्वारा दिया जाता है, जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, या हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर ले तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी इंडिया और जापान को लेके, कि इंडिया जापान को टेक ओवर कर जाएगा, मतलब आगे निकल जाएगा जापान से 2030 तक एज एन इकोनॉमी, और इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक 8.4 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ में। और अब एक अगर नॉर्मल सिनेरियोस चलते हैं तो देखो, एक जब हम लोग बात करते हैं ना मिडल इनकम के जो देश होते हैं, या हम लोग बात करते हैं कि डेवलपिंग जो देश होते हैं, उनकी एक खास बात ये होती है कि अगर कुछ ना भी ज़्यादा किया जाए फिर भी वो इवेंचुअली धीरे 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 करके एक अच्छी ग्रोथ रेट पे ग्रोथ होते रहते हैं, अनटिल अनलेस कुछ 8 बजे ना हो जाए हम लोगों के साथ में तो बात अलग है, वरना फिर रोलर कोस्टर हो जाती है इकोनॉमी, वरना तो नॉर्मली तो करते रहते हैं ग्रोथ। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आई है वो आई है नेशनल वाटर अवार्ड को लेके। तो अभी जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मिनिस्टर, उनके द्वारा इनकी घोषणा की गई, और नेशनल वाटर अवार्ड इस बार यूपी को मिला है, उत्तर प्रदेश को, अच्छे वाटर मैनेजमेंट के लिए। अब ये किस आधार पे दिया गया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं नीति आयोग का ही कुछ दिनों पहले डाटा आया था जिसमें वाटर में सबसे ज़्यादा अगर आप लोग गंदगी की बात करते हैं तो उसमें दिल्ली और यूपी ही था जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे थे। अब ये किस हिसाब से दिया है ये तो यही जाने। और अगर हम लोग बात करें, एक डाटा और लॉन्च हुआ है कि
तकरीबन 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की इस समय हमें जरूरत पड़ती है पॉपुलेशन के हिसाब से, और 2050 तक तकरीबन 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है उस समय के साथ में और जरूरतें बढ़ेंगी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है मिशन जीवन रक्षा को लेकर। मिशन जीवन रक्षा क्या है? देखो, रेलवे पुलिस फोर्स होती है आरपीएफ, जो 1956 में, वो 1957 में हम लोग देखते हैं आरपीएफ की स्थापना की गई थी। तो आरपीएफ के द्वारा मिशन जीवन रक्षा को स्टार्ट किया गया था। बेसिकली हम देखते हैं स्टेशन पे लोग देखते नहीं है, पटरी के बीच में से निकलने लगते हैं, पता पड़ा कि ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या उनको उतनी अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनों पे लटक रहे हैं, बाहर लटक रहे हैं, ट्रेन चालू हो गई लटक रहे हैं गेट पे, गेट बंद नहीं कर रहे हैं, खिड़कियों के जहाँ बंद करने की जरूरत है वो सब नहीं कर रहे हैं, तो कुछ का कुछ मतलब हो जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए मिशन जीवन रक्षा शुरू किया गया था। अब इसका कुछ असर निकल के आया है कि पिछले 4 साल में तकरीबन 1600 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इसके तहत 1.23 लाख, मतलब तकरीबन 1.25 लाख ऐसे अलग अलग बैगेजेस हैं जो लोगों तक पहुंचाए गए हैं, जिनकी प्राइस करोड़ों थी। उसके बाद में हम देखते हैं 132 से ज्यादा चाइल्ड हैं जिनको अपने माता पिता से वापस मिलवाया गया है, और एक चाइल्ड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है इसके लिए। और प्रेसिडेंट के द्वारा आरपीएफ को 9 जीवन रक्षा अवार्ड और 1 गैलेंट्री मेडल भी मिला है। तो मिशन जीवन रक्षा बहुत अच्छा रहा अगर बात की जाए तो। और आजकल हो भी ये गया है कि स्टेशन, जितने भी बड़े स्टेशन है खासकर, उनमें अगर तुम्हारा कोई भी सामान वामान खोता है तो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, क्योंकि आरपीएफ आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है वीर गाथा प्रोजेक्ट को लेके। अब ये क्या है? बेसिकली स्कूलों में बच्चों को हमारे जो वॉर हीरोज थे उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और जो टॉप 25 प्रभावशाली बच्चे होंगे जिनको उनके बारे में ज़्यादा पता होगा, उनको 10,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी एज एन इनाम। तो बस ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है सी ड्रैगन एक्सरसाइज को लेके। हम देखते हैं ग्वाम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में यूएसए का बेस है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, वहां पे अभी ये ग्वाम एक्सरसाइज होने वाली है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया और जापान, ये 5 देश मिलके करेंगे। और ज़्यादातर हम देखते हैं इसमें वही सब देश हैं जो सब चाइना से परेशान है। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज की जा रही है, बस हमें पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन कौन भाग ले रहे हैं। और हाँ, इसमें जो हम देखते हैं ड्रैगन बेल्ट अवार्ड भी है, वो भी दिया जाता है। पिछले साल जापान ने जीता था, अब इस बार देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि पूरी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज में जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दी होती है उसे मिल जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है वाराणसी को लेकर, कि हमारी जो APEDA बेसिकली एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंतर्गत काम करती है, उसने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वाराणसी को चिन्हित किया है। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। हम लोग बात करते हैं ना यूपी और बिहार की बात करते हैं, यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स ने इन्हें बर्बाद कर दिया है। वरना यहाँ इतनी पॉपुलेशन है ही इस वजह से कि यहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है बहुत ज़्यादा। इतनी फर्टाइल लैंड होती है क्योंकि वहाँ पे गंगा जमुना दोआब है, सीधी सी बात है। और पहले एक समय हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े नालंदा विश्वविद्यालय होते थे, जितने भी विहार होते थे, जितने भी बड़े डायनेस्टी स्थापित हुए, मगध वगैरह की बात कर लें, कहाँ पे होती थी? यहीं पे होती थी। लेकिन बाद में इवेंचुअली ये कम होता चला गया। तो आज भी वहां पे फर्टाइल लैंड तो बहुत ज्यादा है ही है, तो उसको एक्सपोर्ट क्यों ना किया जाए। तो यूपी की जो फर्टाइल लैंड है वहां से वाराणसी में बेसिकली कुछ अलग प्रकार के फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, तो उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए APEDA ने ये मिशन शुरू किया है। और उनका कहना यह है कि वाराणसी से अगले 6 महीने में तकरीबन 20,000 टन का एक्सपोर्ट किया जाएगा इंटरनेशनली। अब देखो, क्या ऐसा मिशन पहले भी किया गया था? हाँ, बिल्कुल किया गया था, यूपीए गवर्नमेंट में भी। लेकिन क्या ये सफल हो पाया? नहीं हो पाया। अब होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है छोटी सी, वह ये है यूवी एरियोफिस डिकैप्रियो को लेके। अब यूवी एफोरियस डिकैप्रियो क्या है? डिकैप्रियो हम लोग जानते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये हमारे एक्टर हैं। उनके नाम पे एक प्लांट का नाम रखा गया है ये, और ये प्लांट अभी नया ही खोजा गया है, और खोजते ही इसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड में डाल दिया गया, क्योंकि ये वैसे बहुत कम पाया जाता है। तो जितने भी मिले हैं उनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, एक नया प्लांट खोजा गया है जिसका नाम डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वह ये है जयंत घोषाल के बारे में। अब जयंत घोषाल ने अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। तो इस किताब की वजह से वो और ज़्यादा न्यूज़ में आ गए हैं। तो बस हमें याद रखना है कि ममता बियॉन्ड 2021 किसके ऊपर है, और ममता बनर्जी के ऊपर है जो वेस्ट बंगाल की CM है, हम लोग जानते हैं। दैट्स ऑल।
और एक लास्ट न्यूज और है आज की कि जो आर्टिगुआ है और बारबाडोस है, इन दोनों ने कल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, उसको भी ज्वाइन कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोग जानते हैं कि 2014 में इसको बनाने की जो पहल थी वो जापान और भारत के द्वारा की गई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है ISA का, और ISA के अभी तक देखे जाए तो 104 मेंबर्स हो चुके हैं टोटल, इन लोगों को भी जोड़ के। और ISA धीरे धीरे, और वही है कि अब ये कैसे थे कि मोदी जी का ये विजन था कि हाँ, जितने भी लोग हम लोग देखते हैं इक्वेटर के आसपास के जितने भी देश हैं वो सब सूर्य पुत्र हैं। सूर्य पुत्र मतलब वहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की, तो वो लोग इसका इस्तेमाल सोलर एनर्जी बनाने के लिए कर सकते हैं और उनके पास में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हम सब लोग क्यों ना सोलर एनर्जी बनाने के लिए एक साथ में मिलकर काम करें। तो इसलिए ये अलायंस बनाया गया था जिसमें सारे दोस्त जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें तो न्यूज़ तो यही थी। आज के एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल कोई खास नहीं आया है, केवल एक एडिटोरियल है कजाकिस्तान पे, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने ही वाला हूँ, दैट्स वाई मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 8 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।